हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड का इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है आज का एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। हमारे देश में जो एथेनॉल प्रोडक्शन अभी चल रही है उसके रेफरेंस में अभी बात करेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस के लिए एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है एंड यू शुड बी वेल अवेयर विद दिस थिंग कि जो अभी हम कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर हम देखें कि अभी ये न्यूज में क्यों आया, इंडिया ने रिसेंटली हायर एथेनॉल प्रोडक्शन जो गोल था वो अचीव करा है। ग्रेन से खास करके जो मेज है, जो मकई होती है, ठीक है, पहले जो हमारा ज्यादातर होता था वो शुगर बेस्ड फीड स्टॉक से आता था, बट अभी हमने जो हायर प्रोडक्शन है वो ग्रेन्स खास करके मेज से अचीव करी है। और इंडिया की जो पॉलिसी है फ्यूल ब्लेंडिंग की, वो हमारी 2025 तक का टारगेट था और ये 2025 चल रहे हैं। इस वजह से ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले एथेनॉल फ्यूल होता क्या है, ठीक है। एथेनॉल बेसिकली एक रेन्यूएबल बायोफ्यूल है, ठीक है, रेन्यूएबल बायोफ्यूल है जो कि शुगर केन, ग्रेन्स और बाकी का जो बायोमास हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है हम उससे डिराइव करते हैं, उससे बनाते हैं, ठीक है। इसको इवेंचुअली पेट्रोल के साथ ब्लेंड करा जाता है ताकि हम अपने जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें, और जो हमारे इमिशंस है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, उसको कम कर सके, लो कर सके, और धीरे धीरे हम हमारे देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट कर सके, ठीक है। अगर हम देखें कि एथेनॉल बनता कैसे है, ठीक है, हमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, इफ, जो भी चैलेंजेस है, जो भी इनिशिएटिव्स हैं। अगर हम स्टार्ट करें कि हमारा जो एथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले फर्मेंटेशन होती है। जो शुगर होती है, जो कि शुगर केन जूस, मोलासिस, जो ग्रेन्स, मेज, राइस, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, इनसे ऑब्टेन करी जाती है, ठीक है। इनको फर्मेंट करते हैं यीस्ट को यूज करके। उसके बाद डिस्टिलेशन का प्रोसेस आता है। एथेनॉल को फर्मेंटेड मिक्सचर से और प्योरीफाइड मिक्सचर में सेपरेट करा जाता है। उसको फिर बाद में डिहाइड्रेट करा जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से पानी निकाला जाता है ताकि वहां पे एक एनहाइड्रस एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। उसको हम इवेंचुअली फिर पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग का प्रोसेस आता है। इसको हम 5%, 10%, 20% इन रेशियोज में पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं। और E20, E10, E5 इसको हम टर्मिनोलॉजी के साथ देखते हैं, ठीक है। ये था प्रोसेस कि हम एथेनॉल प्रोड्यूस कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी है जो एथेनॉल का थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ दे देगी कि एथेनॉल होता क्या है। ये प्रिंसिपल बायोफ्यूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। नेचुरली प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के थ्रू, और ये हमारे पेट्रोकेमिकल प्रोसेस में यूज होता है। ये शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी चीजें इसमें हम यूज करते हैं। और यूजली 10 अगस्त को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी सेलिब्रेट करते हैं, हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल्स की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम प्रॉपर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल करने के साथ हमारा प्रोग्राम है वो इस वजह से था कि हम फॉसिल फ्यूल्स को लेस बर्न करें। और जो हमारा टारगेट था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बोला ना अभी 2025 चल रहा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो करंटली हो क्या रहा है, जो एथेनॉल है वो हमारे जो पेट्रोल व्हीकल्स है उनका 10% हिस्सा माना जाता है। सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, हमारे इनिशिएटिव्स, वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। बट ये इमेज आपको थोड़ी सी विजुअल मेमोरी के लिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है। उसके बाद अगर हम हमारा जो मेन अगर हम चीज डिस्कस करें कि जो हमारी एथेनॉल प्रोडक्शन है उसके फायदे क्या क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है वो हमारी बहुत ज्यादा है। अगर हम एथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हम बाहर से ऑयल मंगवा रहे हैं, वो रिड्यूस हो जाएगी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एस्टिमेट लगाया गया था कि अगर हमने हमारे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया तो हमारी कंट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल मनी में बचा सकती है, जो इतना पैसा हम ऑयल इंपोर्ट में लगा रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम को बूस्ट मिलेगा। जैसे जो ये जो क्रॉप्स हैं जो हम एथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज करते हैं, यूजली क्रॉप्स कैसे होती है, शुगर केन हुआ, ग्रेन्स हुए जो हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर हम हमारा जो एथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है उनको हायर इनकम मिलेगी। ये किसने बोला था, ये इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एक है, इंटरनेशनल एजेंसी है ये। इसकी रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर हम एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो वहां की लोकल क्रॉप की डिमांड बढ़ेगी और फार्मर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एथेनॉल है वो यूजली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है जब वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके पूरे प्रोडक्शन के प्रोसेस में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, जो कि जो कंबशन होता है एमिशंस उसको ऑफसेट करता है, उसको जीरो करता है। और इंडिया का जो कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन के गोल्स हैं उसको सपोर्ट करता है। फिर जॉब क्रिएशन, ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा।
जो हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन सेक्टर है उसके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, स्कोप है कि वो मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, खास करके रूरल एरियाज में। न्यू डिस्टिलरी सेटअप करनी है, शुगर केन इंडस्ट्री को कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना है, लॉजिस्टिक्स को एक्वायर करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा वर्कफोर्स लगेंगे, बहुत ज्यादा लेबर लगेगी, बहुत ज्यादा लोग लगेंगे। अगर हम ये चीज करते हैं तो जो रूरल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट का सोल्यूशन बहुत बड़ा सही चीज है ये। इसमें होता क्या है, हम मोलेसिस को अगर एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है हमारा ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। रेदर देन बर्निंग के लिए हम सीधा मोलेस को एथेनॉल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एथेनॉल भी बन रहा है, बायोफ्यूल भी बन रहा है, इंडिया की एनर्जी डिमांड भी फुलफिल हो रही है, और एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ हम वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके को अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद सिर्फ एथेनॉल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके तो फायदे हैं ही, बट जो एथेनॉल के बायो प्रोडक्ट्स हैं उसके भी फायदे हैं। जो एथेनॉल की प्रोडक्शन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बायो प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन, ये सॉल्युबल्स के साथ आती है। पोटाश आता है इंस्पिरेशन बॉयलर ऐश में से, जहाँ पे हम राख में जलाते हैं। इसकी एप्लीकेशन अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है। तो जो हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो ओवरऑल तो बेनिफिशियल है ही, बट उसके जो सब प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांचेस है, वो भी हमारी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ हद पे फायदा करती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम देखें कि पूरी अगर हम एथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसके साथ चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले तो अभी बहुत न्यूज में भी चल रहा था कि फूड वर्सेस फ्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये हो कि हमारे सामने एक ऐसा चैलेंज है कि हम अगर खाना उगा रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, हम उसको खाने के लिए यूज करें या फ्यूल के लिए यूज करें। यहाँ पे बहुत बड़ा मिसमैच हो जाता है। तो जो फीड स्टॉक्स है उसमें कंपटीशन है, फूड प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाएगा या एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाएगा। अगर हम फूड प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम हमारे क्रॉप्स को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके फर्क पड़ेगा। तो इनको बैलेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर लैंड एंड वाटर यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बड़े लेवल पे एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, खास करके कॉर्न जैसी क्रॉप से, तो इसके लिए बहुत बड़े मात्रा में लैंड और वाटर चाहिए। बट ये सब करते हुए लैंड और वाटर के ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन और जो डिप्लीशन है फ्रेश वाटर सप्लाईज की वो देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ लिमिटेड एनवायरमेंटल ही बेनिफिट है, ज्यादा बेनिफिट इसके माने नहीं जाते जितने हमको पढ़ाए जाते हैं। बट क्रिटिक्स इसको ये बोलते हैं कि ज्यादा फायदे इसके है नहीं। जो इसकी लाइफ साइकिल है पूरी, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है हमारे कॉर्न एथेनॉल की खास करके, प्लीज नोट इट डाउन, हम यहाँ पे कॉर्न एथेनॉल की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा नॉर्मल गैसोलीन है, जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल है, उसके साथ कंपेयर करा जा सकता है, बराबर के ग्रीन हाउस गैस एमिशन देता है। जब हम खास करके इनडायरेक्ट लैंड यूज चेंजेस की बात करें, अगर दोनों ही बराबर के इतने यूज दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन छोड़ रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ। इतनी टेक्नोलॉजी हमने इतना पैसा लगा इन्वेस्ट करा, तो अगर सेम रिजल्ट दे रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट। ये चैलेंज है बहुत बड़ा। उसके बाद कॉस्टली प्रोसेसिंग, बहुत पैसा लगता है इसमें। जो करंट मेथड है हमारे फीड स्टॉक को प्रोसेस करने का, खास करके जो नॉन फूड क्रॉप्स है जैसे स्विच ग्रास हुई, इनके लिए बहुत बड़ी एनर्जी इंटेंसिव ट्रीटमेंट लगते हैं इनको ट्रीट करने के लिए, ताकि हम इवेंचुअली हम इसको यूजेबल शुगर में कन्वर्ट कर पाए, और शुगर को बाद में हम फर्मेंट कर पाए, और फर्मेंटेशन के बाद हम हमारा एथेनॉल बना पाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस बहुत बड़े आते हैं। एथेनॉल का जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है गैसोलीन से, मतलब एथेनॉल में ज्यादा पानी है गैसोलीन से। अगर एथेनॉल में ज्यादा पानी है और जिन टैंक्स और पाइपलाइन से हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे जल्दी जंग लगती है, करोजन होती है, रस्ट लगती है। बट गैसोलीन के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम एथेनॉल को यूज कर रहे हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर जो रॉ मटेरियल है उसमें बड़ी शॉर्टेज देखने को मिलती है। इंडिया ने ऑल्दो प्लान करा था कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक अचीव कर लेंगे, बट हमको अभी भी रॉ मटेरियल को सोर्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जब गवर्नमेंट ने 2023 में बैन लगा दिया था, जब शुगर केन की मतलब जो गन्ने की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा कम हुई थी, क्योंकि हम उसको यूज करना चाह रहे थे हमारे एनर्जी सेक्टर में, हमारे हमारे जो एथेनॉल प्रोडक्शन सेक्टर में। क्योंकि जो केन जूस है, जो बी हैवी मोलासिस है, जो हम यूज कर रहे थे, उसके ऊपर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एक और इमेज मैंने प्रोवाइड करी है जो कि पूरा प्रोसेस बताती है। सबसे पहले हम क्रॉप उगाते हैं, उसको फर्मेंट करा जाता है, प्योरीफाई करा जाता है, फिर एथेनॉल बनता है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग से ट्रांसपोर्ट करके हम फ्यूल स्टेशन तक जाते हैं, और फ्यूल स्टेशन से हम अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं। ठीक है, ये है हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो हमको 2025 तक अचीव करना था। ये उसका पूरा प्रोसेस है, और अभी हम इसके चैलेंजेस की बात कर रहे थे। बट अगर हम देखें गवर्नमेंट सही रास्ते पे चल रही है, हम एज ए इकोनॉमी हम एनर्जी सिक्योरिटी को अटेन करने के लिए एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसे कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, और ऐसे कौन से मेजर है जो अभी हम ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो और प्रमोट हो। क्योंकि इवेंचुअली ये है तो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स ही, तो हमको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। सबसे पहले जो फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन,
हमको इसमें राइस, मेज, ज्वार, बाजरा और मिलेट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। हम सिर्फ एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों को इंक्लूड करेंगे तो ये जो उसका रिजल्ट है, जो उसका आउटपुट है, वो ऑलमोस्ट 480 लीटर पर टन इंक्रीज हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। और जून 2024 तक इंडिया ने ऑलमोस्ट 3.57 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस करा है, जिसमें से जो 51% उसका हिस्सा है वो ग्रेन बेस्ड है, जिसमें राइस, मेज और ज्वार आता है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेज का है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी है, अगर हम उसकी बात करें तो उस पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट ज्यादा हायर रेट प्रोवाइड कर रही है एथेनॉल के लिए, जो कि खास करके बी हैवी मोलासिस से ऑब्टेन करा जा रहा है और जो शुगर केन जूस से ऑब्टेन करा जा रहा है। हमने 2023 में हमारा E20 फ्यूल का प्रोग्राम लॉन्च करा था, जो कि 20% एथेनॉल ब्लेंड की बात करता है। स्टार्टिंग में 15 सिटीज में स्टार्ट हुआ था, अभी ऑलमोस्ट जाके 40 सिटी में ऑलमोस्ट पूरे नेशन वाइड ये फैल चुका है, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ने बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट करे हैं। इंडिया ने एम करा कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करेंगे 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक, जिसके लिए 10.16 बिलियन लीटर हमको ये सारा चीज चाहिए, ब्लेंडिंग चाहिए। और इंडिया ने रिसेंटली 2024 में 12.7% जो ब्लेंडिंग थी वो ऑलरेडी अचीव भी कर ली है। उसके बाद इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात करें, इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो गोल था वो इंटरनेशनल कमिटमेंट को देखते हुए करा था। और इंडिया ने यूएसए, यूएई और ब्राजील के साथ मिलके एक नया अलायंस भी बनाया था, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। वो इन्हीं सब जो रेन्यूएबल सोर्सेज के एनर्जी के सोर्सेज हैं, इस पे फोकस करते हैं, और खास करके बायोफ्यूल जिसमें एथेनॉल आता है, ताकि हम हमारे जो सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन को प्रमोट कर सकें, बूस्ट कर सकें। फिर बाकी पॉलिसीज जैसे नेशनल पॉलिसी में बायोफ्यूल 2018 की है। फिर E100 पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करा था, जो कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का है। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये फॉरेस्ट है, हम जो टिम्बर प्रोड्यूस कर रहे थे उसके बाद हम मेज बना रहे हैं, फिर उसको हम दोबारा से वुड फर्मेंट करके उसको एथेनॉल बना रहे हैं, सारी उसी चीज से लिंक्ड है। उसके बाद रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हम घरों में कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में यूज होता है, हम उसको फेंक देते हैं, बट उसको प्रोसेस करके दोबारा से एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज करा जा सकता है। ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं। मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगर हम यहाँ पे देखें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है स्पेसिफिकली, सबसे पहले तो टारगेट क्या है हमारा, 20% ब्लेंडिंग अचीव करनी है 2025 तक, और अभी एट प्रेजेंट हमने 15% कर ली है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल मैंने आपको बोल दिया। रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव, रूको इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हो गया। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी जा रही है, ताकि जो शुगर मिल जाए, जो डिस्टिलरीज है, उनको हेल्प मिले और एक्सपेंड करने में। पीएम जीवन योजना मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर वेस्ट से हमको ये आगे चीज लेके जानी है। ठीक है। ये था हमारा टारगेट जो अभी हमको अचीव करना है। अगर हम देखें कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हमें आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हमको हमारे जो सेकंड जनरेशन एथेनॉल टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। इंडिया यूटिलाइज कर सकता है जो भी उसका एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे स्ट्रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है, जो हमारा बैगेज है, जो हम एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं। और जो हमारा फूड क्रॉप्स के साथ कंपटीशन है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, जो फूड वर्सेस फ्यूल फ्यूल वाला पॉइंट है, वो हम अगर सेकंड जनरेशन एथेनॉल की टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हम उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉज है, जो बैगेज है, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो यूज होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फूड क्रॉप्स के साथ जो हमारे कॉम्पिटिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमको कुछ अल्टरनेटिव फीड स्टॉक्स को डेवलप करना पड़ेगा और क्रॉप डाइवर्सिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमको एग्जांपल की बात करें तो जो ब्राजील का मॉडल था, ब्राजील की एग्जांपल हमको देखनी चाहिए यहाँ पे। इंडिया यहाँ पे अपने जो नॉन फूड क्रॉप्स है उसको यूज कर सकता है, जैसे सोरगम हुआ, मिस्कैंथस हुआ, ताकि हम अपने फीड स्टॉक को डाइवर्सिफाई करें और हमारी फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकें। फिर हमको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि बायोमास कल्टीवेशन हो और फार्मर यहाँ पे पूरे जो चेन है, सप्लाई चेन है, उसमें अच्छे से इंटीग्रेट हो पाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, इसकी अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, बाय बैक गारंटीज देनी पड़ेगी, ताकि फार्मर्स जो स्पेसिफिकली बायोफ्यूल क्रॉप्स को डेडिकेटेड तरीके से कल्टीवेट करें। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे फोकस करना पड़ेगा। हमारी जो सेल्यूलोजिक एथेनॉल टेक्नोलॉजीज है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, और हमको ग्लोबल जो कोलेबोरेशन है उसके साथ काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारा लॉजिस्टिक्स है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमको हमारी स्टोरेज फैसिलिटी को एक्सपेंड करना है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपीपी पार्टनरशिप है, उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो एथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम प्रॉपरली रेगुलेट कर सकें। ठीक है। ये हमारा वे फॉरवर्ड था कि आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। अगर हम इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन देखें, निष्कर्ष देखें, तो जो इंडिया का जो एथेनॉल पुश है वो बहुत एक मेजर स्टेप है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को आगे लेके जाने के लिए, और हमारे ऑयल
जो हमारे इम्पोर्ट्स है उसको रिड्यूस करने के लिए और सस्टेनेबल तरीके से फ्यूल को यूज करने के लिए। हाउएवर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी है, फूड वर्सेस फ्यूल का कंसेप्ट है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट इसको हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंटरवेंशन के साथ ठीक करना पड़ेगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें हम मेज, शुगर केन और जो एडवांस बायोफ्यूल को यूज करें, ठीक है, ताकि जो एक रिजिलियंट एथेनॉल इकोनॉमी हम बिल्ड कर सके, जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ना फूड के साथ ना फ्यूल के साथ। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन, इंडिया में क्या स्टेटस है, इंडिया की क्या टारगेट्स हैं, अभी क्यों न्यूज में है, एथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। हमने इस पूरे वीडियो में इसी रिलेटेड बात करी है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।